नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगीड़ा आपका एनकेएस बायोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लैब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेशन। तो यहां पर हम एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला टॉपिक जो उन्होंने मेन दिया था उसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो अपना टॉपिक रहेगा पार्ट 3 के अंदर गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे किस प्रकार से होती है, गैसेस आ जाती हैं कहाँ तक। अब तक जो ऑक्सीजन थी वो आ चुकी है लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के यहाँ पर। एल्वियोलाई के यहाँ पर ब्लड कैपिलरीज होती हैं, तो ब्लड कैपिलरीज लेकर आई थी कौन सी गैस को, CO2 को। और इनके पास में जो हीमोग्लोबिन है अब वो लेकर जाएगा ऑक्सीजन को। तो ब्लड कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। यहाँ आया था कौन सा, डीऑक्सीजनेटेड। देखिए आगे पढ़ते हैं इसमें। देखिए गैसों का विनिमय, कूपिकाएं गैसों के विनिमय के लिए प्राथमिक स्थल होती हैं। एल्वियोलाई क्या है भाई, प्राइमरी प्लेसेस हैं जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। गैसों का विनिमय रक्त और ऊतकों के बीच भी होता है और इन स्थलों पर ऑक्सीजन व CO2 का विनिमय दाब अथवा सांद्रता प्रवणता के आधार पर सरल विसरण द्वारा होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं के साथ साथ टिश्यू में भी होता है। कहाँ होता है, टिश्यू में भी होता है, याद रखना। गैसों की घुलनशीलता के साथ साथ विसरण में सम्मिलित झिल्लियों की मोटाई भी विसरण की दर को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। तो भाई यहाँ पर जो डिफ्यूजन हो रहा है उसके लिए कौन कौन से फैक्टर रेस्पॉन्सिबल हैं उनके बारे में बोला गया है। गैसों के मिश्रण में किसी विशेष गैस की दबाव में भागीदारी को आंशिक दबाव कहते हैं। यदि जहां पर 2-3 गैसें हैं और उसमें से एक गैस का यदि प्रेशर के अकॉर्डिंग कम ज्यादा होना और उसका क्या होना, मिश्रण में गैस के दबाव की भागीदारी को दर्शाता है और उसे ऑक्सीजन अथवा कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्रमशः PO2 और PCO2 द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे हम पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, आंशिक दाब कहते हैं। वायुमंडल में वायु और दोनों के विसरण स्थलों में इन दोनों गैसों के आंशिक दाबों की जो टेबल है वो दी हुई है, दर्शाए गए हैं। सारणी में दर्शाए गए आंकड़ों से स्पष्ट रूप से कुपिकाओं में रक्त और रक्त से ऊतकों में ऑक्सीजन के लिए सांद्रता प्रवणता का संकेत देते हैं। इसी प्रकार CO2 के लिए भी विपरीत दिशा में यह प्रवणता दर्शाई गई है, अर्थात ऊतकों से रक्त और रक्त से कुपिकाओं की तरफ तो CO2 आती है। यहां देखिए अंतःश्वसित वायु बाहर, यदि यहां पर कुपिका के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 104 है। कुपिका के अंदर क्या है, 104 है। बाहर कितना होता है, देखो इधर वातावरण में कितना है, 159। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग कि एनवायरनमेंट में कितना है, ये PO2 159 है। क्या है भाई, 159। एनवायरनमेंट में कितना है, 159 है। तो भाई इसी के कारण बात की जाए, एनवायरनमेंट में 159 है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ क्या है, ज्यादा, यहाँ क्या है, कम। तो ऑक्सीजन कहाँ आएगी, अंदर आ गई। देन उसके बाद में ब्लड में आएगी। कहाँ आएंगी बेटा, ब्लड में आ गई, फुफ्फुसीय शिराओं में। यहाँ पर 159 से 104 हुआ, यहाँ पर कितना हो गया, ब्लड में कितना है, यहाँ पर 95 है। तो ये कहां चला जाएगा, अंदर चला जाएगा, क्योंकि यहां और कम है। देन इसके बाद में यहां पर CO2 बाहर निकलेगी, क्योंकि यहां पर जो CO2 का है वो कितना है, 45। ऑक्सीजन का कितना था, 40। तो ऑक्सीजन का तो अंदर चली गई, CO2 कहां गई, बाहर आ गई। अब यहां पर CO2 का देखते हैं। CO2 का दिया हुआ कितना, कुपिकाओं के अंदर 40 दिया हुआ है। कुपिकाओं के अंदर कितना दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 40 दिया हुआ है, क्योंकि यहां पर क्या था, 45। कहां गई है, 40 की तरफ। अब एनवायरनमेंट में तो और कम हो जाएगा। एनवायरनमेंट में कितना है भाई, 0.3 है। एनवायरनमेंट में तो क्या है, PCO2 का PCO2 कितना है, 0.3। तो CO2 कहां जाएगी, CO2 एनवायरनमेंट में आ जाएगी। CO2 कहां जाएगी, एनवायरनमेंट में आ जाएगी। तो यहां पर ये किसके बेसिस पर हो रहा है, पार्शियल प्रेशर की तरफ। देखो ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में 159 है, कुपिकाओं में 104 है, तो यहां गया। देन उसके बाद में ये कौन सा ब्लड था, अनऑक्सीकृत। ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है तो वहां कितना है, 40 है। और यहाँ ऑक्सीकृत क्या हो गया, 95। और ऊतकों में क्या है, 40। देन उसके बाद में CO2 आ रही थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा था, यहाँ पर क्या था, कम।
फिर उसके बाद में ये कौन सा ब्लड था बेटा, ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड में तो क्या होगी भाई, कमी होगी। फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना उसमें अमाउंट ज्यादा था, किसका, CO2 का। ये कहाँ गई है, कुपिकाओं में, कुपिकाओं से बाहर चली गई है। ये किसको शो कर रहा है, कम वाले पार्शियल प्रेशर को। चूंकि CO2 की घुलनशीलता ऑक्सीजन की घुलनशीलता से 20 से 25 गुना अधिक होती है, अंतः विसरण झिल्लिका से प्रति इकाई आंशिक दाब के अंतर की विसरित होने वाली CO2 मात्रा ऑक्सीजन की तुलना में क्या होती है, बहुत अधिक होती है। विसरण झिल्लिका मुख्य रूप से 3 स्तरों की बनी होती है, बस ये याद रखना। ये क्या है बेटा, एल्वियोलाई, और ये क्या है, ब्लड कैपिलरी की वॉल। तो इसमें 3 लेयर होते हैं। कौन कौन से लेयर होते हैं बेटा, एक तो ये रहा कुपिका की भित्ति, किसकी बनी होती है, सल की उपकला की। दूसरा यहां पर है इनके बीच में आधारीय तत्व। देन ये क्या है, ब्लड सेल की या ब्लड कैपिलरी की अंतःकला, और ये क्या है, आरबीसी। ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स, ये है रेड ब्लड सेल्स। तो देखिए यहां पर यथा कुपिकाओं की पतली सेल की उपकला जैसे सेल की एपिथेलियम, कुपिकाओं की कोशिकाओं की अंतःकला, उनके बीच आधारी तत्व जो कि पतली आधारी झिल्ली की बनी होती है, तथा सहायक सेल की उपकला, आधारी झिल्ली और रक्त कोशिकाओं की अंतःकला एक परत द्वारा घिरी होती है, फिर भी इनकी मोटाई 1 मिलीमीटर से बहुत कम होती है। इसलिए हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन की कुपिकाओं से ऊतकों और CO2 के ऊतकों से कुपिकाओं में विसरण के लिए क्या है, अनुकूल होते हैं। ये डायग्राम में क्या है, ये एल्वियोलाई है। यहां पर क्या हो रही है, ब्लड कैपिलरीज आ रही है। तो ये है ब्लड कैपिलरीज, ये है आर्टरी, ये इधर क्या है, वेन्स, और ये क्या कर रही है, आर्टरीज। ये किसको शो कर रही है कि कौन सा ब्लड है, CO2 वाला। ये किसको शो कर रही है, कौन सा ब्लड है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई ब्लड एंड ब्लड टिश्यू। ये वही है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पार्शियल प्रेशर कितना था यहां पर, ऑक्सीजन का बाहर है 159, CO2 का कितना है 0.3, अंदर क्या होगा, कम होगा, फिर कम कम कम, इस तरह से ये पार्शियल प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। गैसों का परिवहन, अब ऑक्सीजन अंदर आई है, कहां तक, एल्वियोलाई तक। इसको ब्लड में पहुंचाना है, और ब्लड से कहां तक जाना है, टिश्यू, और टिश्यू से कहां तक जाना है, सेल में। तो इसको कौन करता है, इसका ट्रांसपोर्ट करता है कौन, आरबीसी। आरबीसी के अंदर कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। एक हीमोग्लोबिन के साथ में कितनी, 4 आरबीसी जुड़ती है, 4 ऑक्सीजन जुड़ती है। कितनी जुड़ती है, 4 ऑक्सीजन जुड़ती हैं। चलिए भाई इसको पढ़ते हैं। ऑक्सीजन व CO2 के परिवहन का परिवहन का माध्यम रक्त होता है, ब्लड होता है। लगभग 97% ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं द्वारा होता है, आरबीसी के द्वारा, और 3% किसके थ्रू होता है, प्लाज्मा के थ्रू। 100% में से यदि बात करते हैं 97 तो आरबीसी के थ्रू और 3% प्लाज्मा के थ्रू होता है। लगभग 20 से 25% CO2 का परिवहन आरबीसी के थ्रू होता है। CO2 का 3 टाइप में होता है, 25%, 70% एंड रिमेनिंग 2-3%। देखिए इधर 25% CO2 का परिवहन आरबीसी के द्वारा होता है, जबकि 70% बाइकार्बोनेट आयन के रूप में अभिगमित होते हैं, और लगभग 7% प्लाज्मा में CO2 घुलगी अवस्था में पहुंचती है। अब यहां पर 2 तरह से है, किसका, ऑक्सीजन का। 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द डिसॉल्विंग इन अ प्लाज्मा एंड 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है, रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, और आरबीसी के अंदर होता है ये। ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कणिकाओं में स्थित एक लाल रंग का लोह युक्त आयरन क्या है, पिगमेंट है। हीमोग्लोबिन के साथ उत्क्रमणीय ढंग से बंधकर ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाती है। उत्क्रमणीय मतलब इरिवर्सिबल, इसको छोड़ना भी है, परमानेंटली बंद नहीं हो जाते हैं। प्रत्येक हीमोग्लोबिन अणु अधिकतम 4 ऑक्सीजन अणुओं के वहन कर सकते हैं, और हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का बनना प्राथमिक तौर पर ऑक्सीजन के आंशिक दाब से संबंधित है। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन व सांद्रता और तापक्रम कुछ अन्य कारक हैं। CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन व सांद्रता, तापक्रम कुछ अन्य कारक भी हैं जिसके कारण ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ पाती है। ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन इससे क्या होती है, बाइंड होती है। हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा एंड 2 बीटा क्या होती है, चेन होती है। ऑक्सीजन बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर फ्रॉम ऑक्सीहीमोग्लोबिन एंड दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजनेशन। इसे क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेशन। देखो ये एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, 4 ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, तो किस कंडीशन में हो रही है, हाई ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है, एंड लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कहां पर, लंग्स में। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तभी तो क्या होगी, ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन से।
अब यहां पर ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बताया हुआ है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि CO2 का आंशिक दाब, हाइड्रोजन आयन सांद्रता तथा तापक्रम कुछ अन्य कारक है जो इस बंधन को बंधित करते हैं। किसका? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन से प्रतिशत संतृप्ति को PO2 के सापेक्ष आलेखित करने पर एक सिग्मोइड कर्व प्राप्त होता है। शुरू में देखो, शुरू में ये धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल है और हीमोग्लोबिन के भी 4 मॉलिक्यूल है। पहले एक जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ेगा, फिर चौथा जुड़ेगा। इस तरह से चारों क्या होते हैं? संतृप्त हो जाते हैं। इस वक्र को वियोजन वक्र या डिसोसिएशन वक्र कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन सांद्रता आदि घटकों के अध्ययन में अत्यधिक सहायक होता है। यहां पर ये बोल रहा है कि धीरे धीरे एक तो दिया हुआ है ऑक्सीजन वियोजन वक्र और ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के संतृप्त होने की प्रतिशतता। पहले धीरे धीरे यदि हीमोग्लोबिन की एक मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन बाइंड होती है तो डायरेक्ट एक साथ नहीं होती है। पहले एक मॉलिक्यूल बाइंड हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ, फिर चारों बाइंड हो जाते हैं तो ये संतृप्त हो जाता है। कौन? हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो इस तरह से इसको दर्शाया हुआ है। कुपिकाओं में जहां उच्च, कहां पर? एल्वियोलाई में हाई PO2 और निम्न CO2, ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन H+ आयन सांद्रता कम और निम्न तापक्रम होता है। देखो, कुपिकाओं में PCO2 क्या होगा? कम होगा, PO2 ज्यादा होगा, H+ आयन कम होंगे, टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। ये ऑक्सीजन वियोजन वक्र जो कर्व है सिग्मोइड, इस पर 2 बातें निर्भर करती हैं कि ये राइट की तरफ जाएगा कि लेफ्ट की तरफ जाएगा। अब ये राइट और लेफ्ट की तरफ कब मूव करता है, इसके लिए कुछ फैक्टर हैं। बाई और विस्थापन, शिफ्ट टू लेफ्ट, जो हमने अभी पढ़ा है। ये इस तरह से ये कहा जाए, इस तरह से लेफ्ट, इस तरह से राइट। ये लेफ्ट किस कंडीशन में जाएगा, राइट किस कंडीशन में जाएगा? देखिए, यह हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता वृद्धि के कारण होता है। हमारा जो वक्र था, ये कर्व था, ये इधर लेफ्ट आया तो ये क्या हुआ कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ में बंधुता की वृद्धि के कारण होता है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बहुत जल्दी बंध गया तो ये कहां शिफ्ट हो गया? राइट शिफ्ट हो गया, सॉरी लेफ्ट शिफ्ट हो गया है। दाईं और विस्थापन कब होता है? हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता की कमी के कारण। जब कमी आती है तो कहां शिफ्ट होता है? राइट के साइड में, और वृद्धि होती है तो कहां होता है? लेफ्ट के साइड में। अब ऊतकों में निम्न कारक ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के वियोजन वक्र को प्रेरित करते हैं। टिश्यू में क्या होना चाहिए? टिश्यू में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के अलग अलग हो तो PO2 होना चाहिए, क्योंकि CO2 जुड़नी है तो PCO2 हाई होना चाहिए। तो PCO2 हाई होना चाहिए, H+ आयन भी सांद्रता उच्च होनी चाहिए और तापक्रम क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। टिश्यू में ये दोनों हाई होने चाहिए और PO2 और pH क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। जब H+ हाई कर रहे हो उधर तो इधर pH क्या करनी पड़ेगी? लो करनी पड़ेगी। कुपिकाओं में, एल्वियोलाई में सिंपल सी बात है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड हो तो PO2 तो ज्यादा होना ही चाहिए। PO2 क्या है? उच्च होगा और pH क्या होगी? हाई होगी, क्योंकि H+ और टेम्परेचर PCO2 क्या होते हैं? लो होते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से देख लेना। यहां से ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र लेफ्ट साइड जाएगा कि राइट साइड जाएगा। लेफ्ट साइड कब जाएगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के बंधुता में वृद्धि हो रही है। राइट साइड कब जाएगा? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में जो उसकी बंधुता है वो क्या हो रही? कम हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से। इससे स्पष्ट है कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से फेफड़ों की सतह पर बनता है और ऊतकों में वियोजित हो जाता है, टूट जाता है। इसको याद रखना। प्रत्येक 100 ml मिलीलीटर ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर की क्रियात्मक स्थिति में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर ऑक्सीजन प्रदान करता है। 100 ml कितना? ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शरीर की क्रियात्मक स्थिति में ऊतकों को लगभग 5 मिलीलीटर, कितना बेटा? ओनली हम बोल देंगे इसका कि एक तरह से बहुत कम परसेंट, 5% ही क्या कर रहा है? ऑक्सीजन दे पा रहा है ये। अब हमने क्या बात करी
कि भाई ऑक्सीजन को हम लोगों ने पहुंचा दिया है कहां पर, सेल के अंदर। अब यहां सेल में बनी थी CO2, इस CO2 को बाहर ले जाना है, तो CO2 कहां ले जाएगी भाई, ब्लड के थ्रू एल्वियोलाई तक, एल्वियोलाई से बाहर जाएगी। तो वो तो पार्शियल प्रेशर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये ब्लड में आई कहां से, कैसे आएगी, इसके लिए 3 फैक्टर हैं जिसके थ्रू CO2 को बाहर निकाला जा सकता है। देखिए इधर, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन द्वारा कार्ब हीमोग्लोबिन कितना, लगभग 20 से 25%। कार्ब हीमोग्लोबिन बनाएगा तो 20 से 25% CO2 आ जाएगी के रूप में वहन की जाती है। यह बंधनीयता CO2 के आंशिक दाब से संबंधित है। PO2 इस बंधन को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है। ऊतकों में उच्च PO2 व निम्न CO2 की अवस्था होने से हीमोग्लोबिन CO2 का बंधन हो जाता है, जबकि कुपिकाओं में PCO2 निम्न व PO2 उच्च होती है, तो कार्ब हीमोग्लोबिन से क्या होता है, CO2 का वियोजन होने लगता है, अर्थात ऊतकों में हीमोग्लोबिन से बंधित CO2 व कुपिकाओं में मुक्त हो जाती है। एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट है, एंजाइम कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की सांद्रता लाल रक्त कणिकाओं में उच्च और प्लाज्मा में अल्प होती है। याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की जो मात्रा है रक्त आरबीसी में तो क्या होती है, हाई, और प्लाज्मा में क्या होती है, अल्प होती है। इस एंजाइम से निम्नलिखित प्रतिक्रिया को दर्शाया गया है। CO2 प्लस वाटर मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में बनाते हैं कार्बोनेट, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज वापस से बनाता है बाइकार्बोनेट आयन और H+ आयन। तो ये बाइकार्बोनेट आयन कहां चला जाएगा, ब्लड में आरबीसी के थ्रू। देखिए अब ऊतकों में अपच के कारण PCO2 अधिक होने से CO2 आरबीसी व प्लाज्मा में विस्तारित हो जाती है, कार्बोनेट व H+ बनाती है। कुपिकाओं में PCO2 कम होने से प्रतिक्रिया की दिशा विपरीत हो जाती है, जिससे CO2 व H2O बनते हैं। इस तरह से बाइकार्बोनेट के रूप में ऊतक स्तर पर ग्रहित और कुपिकाओं तक प्रवाहित बाइकार्बन डाई बाहर की तरफ पुनः CO2 के रूप में मुक्त हो जाती है। प्रति 100 मिलीलीटर विऑक्सीजनित रक्त कुपिकाओं में लगभग CO2 की 4 मिलीलीटर मात्रा मुक्त करती है, तो बस उससे 1% 1 मिलीलीटर कितना है, कम है ऑक्सीजन से। यहां पर देखिए टिश्यू में PCO2 हाई होता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ, एंड PO2 क्या होता है, लो होता है। तो यहां पर हमारे पास में 93%, तो जो 93% डिफ्यूज इनटू आरबीसी। अब आरबीसी में भी हमारे बात कर रहे हैं कि 23% कंबाइंड विद द हीमोग्लोबिन एंड 70% एज अ कन्वर्ट इन अ बाइकार्बोनेट आयन। 23% तो हीमोग्लोबिन के साथ में चली जाएगी और 70% बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में चली जाएगी, और रिमेनिंग बचती है हमारे पास में 7% किस में, ये रही 7% डिजोल्व इन अ प्लाज्मा। तो आरबीसी, हीमोग्लोबिन एंड प्लाज्मा, इन तीनों में के साथ में क्या है, CO2 बाहर निकलती हैं। एज अ कार्बोनिक एसिड, एज अ कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कितना होगा यहाँ पर 70%, ये कितना है 23%, सॉरी ये बाइकार्बोनेट है, ये तो हमने कार्बोनिक एसिड बनाया है। 3 तरीकों से जाएगा ये, देखिए इधर सबसे पहला तो क्या हुआ है, यहाँ पर 7% अलग हो गया, प्लाज्मा में जा रहा है। CO2 फ्रॉम टिश्यू एंड वाटर मॉलिक्यूल क्या बनाते हैं, कार्बोनेट बनाते हैं इन प्लाज्मा में, और ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, इस पर काम करेगा कार्बोनिक एनहाइड्रेज। CO2 प्लस हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड जो है वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाएगा। कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ये 23% है, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन 23% है। 70% क्या बचा भाई आप लोगों का, 70% अब CO2 प्लस हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनेट एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज बाइकार्बोनेट आयन H+ आयन, इस तरह से ये हुआ है। अब देखो इसको और आगे समझते हैं। 77% हमारे पास में CO2 थी, तो 7% तो डिसॉल्व हो गई, 70% यहां आ गई डिफ्यूज इन आरबीसी। आरबीसी में आ गई कौन सी, 70%। अब 23% CO2 डायरेक्ट आती है, लेकिन अब 70% जो आई है वो CO2 वाटर के साथ में मिलकर कार्बोनेट आयन बनाएगी। कार्बोनेट आयन H+ और कार्बोनेट आयन है। यहां पर हमारे पास में ये पोटेशियम हीमोग्लोबिन ऑक्साइड इसके साथ में बाइंड होता है, ये दोनों अलग हो जाते हैं। फिर हीमोग्लोबिन जो हमारा H+ आयंस के साथ में बाइंड होकर हीमोग्लोबिन बनाएगा।
तो यहाँ पर जो 23% CO2 है वो डायरेक्ट CO2 हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड होती है और अमाइनो ग्रुप के साथ में बाइंड होती है, तो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाती है। क्या बनाती है? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। तो 23 तो ये रहा। यहाँ पर जो पोटेशियम आयन फ्री होते हैं उनसे क्लोराइड आयन को जोड़ दिया जाता है, ताकि ये क्या हो जाता है? KCl। यहाँ क्लोराइड की शिफ्टिंग होती है। क्या होती है? क्लोराइड की शिफ्टिंग होती है। देखिए इधर बाइकार्बोनेट के प्रति अनुक्रिया की आयनिक संतुलन बनाए रखने के लिए क्लोराइड आयन प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट में चले जाते हैं। इस प्रकार वैद्युत रासायनिक उदासीन संतुलन बन जाती हैं। यह क्लोराइड शिफ्ट या हैम्बर्ग फिनोमेना कहलाती हैं। और यहां से इस बार रीट में क्वेश्चन आया था। ये रीट का क्वेश्चन था, क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है कि भाई क्लोराइड कहां से कहां पहुंचते हैं, तो क्लोराइड प्लाज्मा से इरिथ्रोसाइट RBC में पहुंचते हैं। इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। एक और इफेक्ट होता है, जब बाइकार्बोनेट व कार्ब अमाइनो यौगिक फेफड़ों में पहुंचते हैं तो ये आपस से क्या होते हैं? टूटते हैं और CO2 मुक्त करते हैं। यह वियोजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन द्वारा उद्दीपित किया जाता है और रक्त में मुक्त हुई CO2 पर्यावरण में चली जाती है। इन यौगिकों के वियोजन पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन की यह प्रभाव हेल्डेन इफेक्ट कहलाता है। तो इस बार ये याद रखना, ये पूछ सकते हैं व्हाट इज द हेल्डेन इफेक्ट। जब जो बाइकार्बोनेट और कार्ब अमाइनो जो ये आपने बना था, बाइकार्बोनेट एंड कार्ब अमाइनो यौगिक टूटता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं क्या? हेल्डेन इफेक्ट। और देन ऑक्सीहीमोग्लोबिन एक तीव्र आयन के रूप में, अम्ल के रूप में कार्य करता है, अर्थात यह माध्यम में H+ मुक्त करवाता है। यहां तक हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के साथ साथ में ये पढ़ा कि ये जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में कैसे हीमोग्लोबिन के साथ में पहुंचकर रक्त में पहुंचती है और रक्त से कोशिकाओं में जाती हैं, और वहां पर जब पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ जाता है तो CO2 किस किस फॉर्म में और कितने कितने अमाउंट में बाहर कुपिकाओं से और लंग्स में आती है। तो यहाँ तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके बाद में जो भी इसमें जो डिजीज़ वगैरह हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको जो भी डाउट आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने टू द पॉइंट NCERT पढ़ाया, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो पॉइंट मैंने बताया है। थैंक यू सो मच।